वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल मंजिल ऑफ फिजिक्स बाय सौरभ सर। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है। मेन आज इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में ये सीखेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ को सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये सारी बातें हमें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मेन आज का जो इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो आपको दो बातें अच्छी तरह से सिखाना है कि एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एरिया वेक्टर क्या है और कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है, कितने टाइप के एरिया वेक्टर हो सकते हैं, कितने टाइप की सरफेसेस हो सकती हैं। ये सारी बातें हमें इस वीडियो में करनी है, ठीक है। तो आप अगर गॉस लॉ अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, गॉस लॉ का वीडियो जो होगा वो इसका अगला पार्ट होगा, अगला वीडियो जो होगा वो गॉस लॉ का होगा, इसके जस्ट बाद वाला। लेकिन इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर आप अच्छी तरह से ईमानदारी से कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं तो आपको इतना तो श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ, एरिया वेक्टर, ओपन और क्लोज सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको किसी कीमत पे किसी तरह से कोई डाउट आने वाली नहीं है। तो आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा, फोकस बनाए रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं मिलके। तो है क्या, सबसे पहली बात हम इसमें सीखना चाहेंगे, आपको जो स्टार्ट करेंगे कि भाई सरफेस कितने टाइप की होती हैं। हमें बेसिकली सीखना क्या है, हमें ये सीखना है गॉस लॉ, हमें गॉस लॉ सीखना है या जिसे गॉस थ्योरम भी कहते हैं। लेकिन इस चीज़ को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक इससे पहले आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि भाई टाइप्स ऑफ सरफेसेस, जो सरफेसेस होती हैं मेरे बेटे वो कितने टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ सरफेसेस, ठीक है, ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये सीखना पड़ेगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और जब एरिया वेक्टर सीख चुके होंगे, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर से, और एरिया वेक्टर जब सीख चुके होंगे तो फिर हमें सीखना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या फाई से डिनोट करेंगे। जब इतना सीख चुके होंगे तब हम सीख पाएंगे इसके बाद फिर गॉसियन सरफेस क्या होती है, गॉसियन सरफेस क्या होती है। क्योंकि गॉस लॉ को लगाने के लिए भाई हमें गॉसियन सरफेस की आवश्यकता पड़ेगी। गॉस लॉ को अगर आप लगाना चाहते हैं तो गॉस लॉ तभी लगा सकते हैं जब गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करनी आती हो, तो गॉसियन सरफेस सीखेंगे। और जब ये सीख जाएंगे तो उसके बाद फाइनल जो टच होगा जिसे हम बोलते हैं गॉस लॉ, फिर सीखेंगे मेरे बेटे गॉस लॉ, ठीक है। ये सीक्वेंस चलेगा, इस तरीके से सीखा जाएगा। तो टाइप्स ऑफ जो सरफेसेस की बात सबसे पहले कर ली जाए, कितने टाइप की जो सरफेसेस पाई जाती हैं। तो मेरे बेटे जो सरफेसेस होती हैं वो दो टाइप में बेसिकली डिवाइड की गई। एक जिसे बोला गया ओपन सरफेस, एक बोला गया जैसे ओपन सरफेस, और दूसरी जिसे बोला गया क्लोज्ड सरफेस, दूसरा जिसे बोला गया क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो स्टार्ट जो वीडियो होगा वो ओपन और क्लोज सरफेस से स्टार्ट होगा, फिर एरिया वेक्टर की ओर जाएगा। एरिया वेक्टर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान के चलो सरफेस छोटी लेके चलते हैं, इफ़ सरफेस इज स्मॉल देन वी कंसीडर एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इफ द सरफेस इज वेरी लार्ज देन वी कंसीडर एरिया एज ए स्केलर क्वांटिटी। या यूँ कह दीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि अभी तक आप जो 11th क्लास तक सीखते आए हैं, एरिया आपने कैलकुलेट किया था, तो एरिया आपने भी एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था बड़ी सरफेसेस के लिए। अब जो हमें सरफेस डील करना है वो थोड़ी स्मॉल सरफेस है, छोटी सरफेस है, तो छोटी सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है मेरे बेटे, और बड़ी सरफेसेस के लिए एरिया को हम स्केलर फॉर्म में मान के चलते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू बिड्थ होता है। इस तरीके से रिस्पेक्टिव फिगर्स का हम एरिया कैलकुलेट करना जानते हैं, ठीक है। तो हम सीखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, तो फ्लक्स एक बता दूं आपको, थोड़ा सा टच इसमें अभी दे दूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जो आपको ये बताएगा गिनती कैसे गिनी जाती है। क्या सिखाएगा, गिनती कैसे गिनी जाती है। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, गिनती गिनने वाली बात, ये तो बचपन से सीख चुके हैं गिनती कैसे गिनते हैं, लेकिन नई तरीके से गिननी है मेरे बेटे। कैसे गिननी होगी कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस से
पास होती हैं ओपन सरफेस से या क्लोज सरफेस से, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हुई तो उसकी गिनती गिनना। अगर 5 हुई तो 5 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 10 हुई तो 10 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 11 हुई तो 11 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी किसी भी क्लोज सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो जाएंगी उसी की काउंटिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी की काउंटिंग को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये भी सीखना पड़ेगा। फिर गॉसियन सरफेस क्या चीज होती है, तो गॉस लॉ को लगाने के लिए आप ऐसे मान सकते हैं कि कोई सरफेस डिफाइन की गई जिसे गॉसियन सरफेस नाम दिया गया। अभी आएगा तो सीक्वेंस में उसको भी देखेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इतने पोर्शन को। ये क्राइटेरिया है जिस तरीके से ये टॉपिक चलेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखें। तो अब स्टार्ट करते हैं सरफेसेस से कि मेरे बेटे सरफेस कितने टाइप की पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बोला कि जो सरफेस हमारे पास डिफाइन की जाती है वो 2 टाइप की बेसिक सरफेस डिफाइन की गई। कौन कौन सी डिफाइन की गई भाई? टाइप्स ऑफ जो सरफेसेस हैं, टाइप्स ऑफ सरफेसेस समझिएगा। एक को बोला गया मेरे बेटे ओपन सरफेस। कैसी सरफेस? ओपन सरफेस। और एक को बोला गया मेरे बेटे क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेसेस। ठीक है, अच्छा भैया ये ओपन सरफेस कौन सी होती है, क्लोज सरफेस कौन सी होती है? ओपन सरफेस कौन सी होती है मेरे बेटे? तो जैसे मान के चलो स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, एटसेट्रा, ये ओपन सरफेस की कैटेगरी में आता है। और क्लोज सरफेस कौन सी होती है? क्लोज सरफेस यानी जिसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो हमें दिखाई ना दे, डिब्बा बंद हो। ठीक है, क्लोज सरफेस में क्या आ जाएगा? जैसे स्फीयर है, स्फीयर का मतलब एग्जांपल क्या ले सकते हो? फुटबॉल। फुटबॉल अगर अपने जीवन में कभी देखी हो और कभी खेली हो तो बधाई हो आपको, बहुत अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए। तो फुटबॉल एक क्लोज सरफेस, उसके अंदर कुछ रख दो तो बाहर से कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास और क्या हो सकता है? क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, ये हो सकता है। स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलिंड्रिकल सरफेस भी जो हो जाएंगी मेरे पास, सिलेंडर हो गया। तो ये क्लोज सरफेस की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब ओपन सरफेस को कैसे समझेंगे? तो ये मेरे पास ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस में ऐसे मान के चलिएगा कि ओपन सरफेस अगर आपने कभी देखी हो अपने जीवन में, जैसे आपने एक वायर लिया, वायर का एक सर्कुलर फॉर्म बना लिया, आप उस सरफेस को देखोगे वायर के सर्कुलर फॉर्म को, जैसे रिंग जैसे आपने अगर देखी हो, तो वो ओपन सरफेस है। अच्छा, ओपन सरफेस कैसे? सामान कुछ ऊपर से रखा, नीचे गिर गया जाके, ओपन सरफेस है, पास हो गया सामान। या यूं कह दीजिए ऐसी कोई सरफेस जिस पर रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान हमें दिखाई देता रहे तो उसको बोलते हैं ओपन सरफेस। और ऐसी कोई सरफेस जिसके अंदर कुछ सामान रख दिया जाए तो बाहर से ना दिखाई दे। अब आप सोचोगे मन में कि अगर हम सरफेस ग्लास की बना लें तो भैया वो सामान गिरेगा तो थोड़ी, अगर आप उसके अंदर रख दोगे तो सामान गिरेगा थोड़ी, तो वो क्लोज सरफेस हो जाएगी। एक क्लोज सरफेस देखो, जैसे मान के चलो ये कोई क्यूब है, मान के फॉर एग्जांपल ये कोई क्यूब मैंने ले लिया, ये क्या ले लिया मैंने? कोई क्यूब ले लिया। अब ये मेरे पास कैसी सरफेस है? क्लोज सरफेस। इसके अंदर अगर आप कुछ रख दोगे तो बाहर से वो दिखाई देने वाला नहीं है, वो क्यूब है जो, ये क्लोज सरफेस है। ओपन सरफेस क्या हो सकता है? जैसे मान के चलो इसका एक पार्ट मैंने ले लिया, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है इसका, इतना सा हिस्सा, अगर आप इसका देखो इतना सा हिस्से की बात करूँ अगर मैं, इतने पोर्शन की, तो ये कैसी सरफेस है? ओपन सरफेस है। या मान के चलो आपने अगर एक बात कर ली इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नोटबुक ले ली, तो ये कैसी सरफेस है? ओपन सरफेस है। ठीक है, जिसके अंदर थिकनेस डिफाइन ना हो तो ओपन सरफेस है। और अगर जिसके अंदर सामान रख दिया जाए बाहर से दिखाई ना दे तो क्लोज सरफेस। अच्छा, ये तो बात हो गई सरफेस की। अब बात आती है सर आप सरफेस सिखा क्यों रहे हो? सरफेस सिखाने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है हमारा? तो वो चीज़ समझिएगा। हमें बेसिकली सरफेस इसलिए सुनना पड़ा और इसलिए सीखना पड़ा क्योंकि इन सरफेसेस का एरिया वेक्टर हम डिफाइन करना पड़ता है, इन सरफेसेस का एरिया वेक्टर डिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, तो ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे लेके चलेंगे? तो पहले आप टाइप्स ऑफ सरफेस को नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ सरफेस को नोट कर लीजिए। अब देखो एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, आप ध्यान से समझना एरिया वेक्टर क्या चीज़ है। बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एरिया जैसे हमने देखा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। अगर मान के चलो अब मेरे को एरिया वेक्टर ओपन और क्लोज सरफेस में कैसे डिफाइन किया गया, क्या देखा मैंने बेटे? एरिया वेक्टर
मुझे सीखना है एरिया वेक्टर, इसको ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या छोटा होगा तो डी ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर लिया करेंगे। तो ये मेरे पास एरिया वेक्टर मेरे को अब सीखना है। तो अगर मैं बहुत ध्यान से इसमें समझूं एरिया वेक्टर को, तो दो टाइप की सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन किया गया। ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं और क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर मान के चलो मेरे पास कोई सरफेस कैसी है, ओपन सरफेस है, तो उसका एरिया वेक्टर कैसे होगा। तो ध्यान से समझें जरा इस चीज़ को, एरिया वेक्टर ओपन सरफेस का कैसे निकालेंगे। मान के चलो मैंने एक पेपर ले लिया, ये मेरे पास कोई स्क्वायर है, ये मेरे पास कोई सिंपल सा पेपर था, ये स्क्वायर फॉर्मेट का है या रेक्टेंगुलर मान सकते हो उसको। अब इसका एरिया वेक्टर कैसे निकालें, तो इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी अगर ये मेरे पास सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। परपेंडिकुलर ऊपर बना दो या परपेंडिकुलर आप इस तरीके से नीचे ड्रॉ कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। सरफेस मान के चलो अगर आपने इस तरीके से कंसीडर कर लिए सरफेस, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे बेटे, इस तरीके से आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर हो जाएगा। या इसी तरीके से आप इसके पीछे भी बना सकते थे एरिया वेक्टर, जो कि मेरी तरफ आ रहा है। अगर मान के चलो सरफेस इस तरीके से होती ओपन सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होता, एरिया वेक्टर या तो परपेंडिकुलरली इधर बना देते या परपेंडिकुलरली इधर बना देते, तो ये एरिया वेक्टर होता ओपन सरफेस का। अच्छा, तो ओपन सरफेस का जैसे मान के चलो मैंने एक स्क्वायर बनाया, मैंने क्या बनाया, एक स्क्वायर शीट बना ली, ठीक है। अब इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर अगर मेरे को बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, या तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड बना दो, ये जो है ये भी एरिया वेक्टर है इसका मेरे बेटे, और या मान के चलो आप चाहते तो इसका नीचे की डायरेक्शन में भी बना सकते थे एरिया वेक्टर, ये भी इसका एरिया वेक्टर है। मान के चलो कोई आपके पास सरफेस इस तरीके की होती, ये मेरे पास कोई सरफेस होती, तो इसका एरिया वेक्टर किधर बनाते, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल हो जाता या अंदर की तरफ भी जा सकता था। तो कहने का मतलब ये समझ में आया हमको कि किसी भी ओपन सरफेस के जो एरिया वेक्टर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं। तो किसी भी ओपन सरफेस के एरिया वेक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो उस सरफेस के, अगर सरफेस ये है तो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली अपवर्ड या परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। अगर सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलरली या तो मेरे पास राइट या परपेंडिकुलरली लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो ये ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर हुआ। अब क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे, लेकिन अच्छा क्लोज सरफेस के एरिया वेक्टर को समझने से पहले हमें एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि ओपन सरफेस के एरिया वेक्टर को लेके है, वो समझ लेना चाहिए। अच्छा क्या बात है वो इंपॉर्टेंट बात मेरे बेटे ये है कि अगर आपने एरिया वेक्टर, ये इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान के चलो आपने इसको सरफेस मान लिया ओपन सरफेस, ठीक है, ये ओपन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर हम देखना चाहते हैं, तो कैसे देखें। अब इसका एरिया वेक्टर ध्यान से देखना, बन तो ये भी सकता है, बन तो नीचे भी सकता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये कंसीडर कर ली है, ओपन सरफेस के लिए बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि अगर ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की कंसीडर कर ली है तो नीचे वाली डायरेक्शन मत करिएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन में। कहने का मतलब कि किसी एक डायरेक्शन को आप या तो ये या ये किसी भी एक डायरेक्शन को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मान लो और पूरे क्वेश्चन में उस डायरेक्शन को ही लेके चलो। दोनों डायरेक्शन एक साथ अगर आप लेके चलोगे तो आंसर गलत आने की संभावना नहीं, गलत ही आएगा। मेरी बात ध्यान से समझना। तो मैंने क्या बोला कि ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं कि किसी भी एक एरिया वेक्टर ऑफ द ओपन सरफेस में कोई जो सरफेस आपके पास है उसे परपेंडिकुलर अपवर्ड या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ड्रॉ कर दो, ठीक है, और उसमें से किसी एक डायरेक्शन को आप एरिया वेक्टर कंसीडर करके चलो। जबकि हो कितने सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। एक ओपन सरफेस के लिए दो टाइप के एरिया वेक्टर डिफाइन किए जा सकते हैं, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। सरफेस अगर वर्टिकल है तो लेफ्ट और राइट में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर और नीचे अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब क्लोज सरफेस के एरिया वेक्टर की अगर बात करेंगे तो वो कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर थोड़ा इंटेलिजेंटली हमें सोचना पड़ता है। कैसे, तो देखो जरा, इसी बहुत सुंदर एग्जांपल से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब मान के चलो सबसे पहले मैं किसी एक सरफेस को क्लोज कैसे कर सकता हूँ, पहले तो यही समझ लें। अब जैसे एक स्क्वायर मैंने ले लिया, जैसे मान के चलो मैंने क्या ले लिया, मैंने इस स्क्वायर को ले लिया होता, मैंने इस कागज को टुकड़े को ले लिया, इस पेपर को ले लिया जो कि एक स्क्वायर फॉर्म में है। अब मैं क्लोज सरफेस बनाना चाहता हूँ तो क्या करूं, एक इधर लगा दिया, एक ऐसे स्क्वायर इधर लगा दिए, कैसे लगा दिए और ऊपर से लगा दिया।
तो यही क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही सोचा, ये क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे बेटे, ये क्यूब बन जाएगा। यानी हमने ये समझा इसमें कि अगर मैं एरिया वेक्टर बनाना चाहता हूँ क्लोज सरफेस का, तो मैंने देखा कि एक क्लोज सरफेस कई सारी ओपन सरफेस से मिलके ही तो बनी हुई है। तो देखो जरा ध्यान से, अब इस क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे, मैंने बोला जैसे ये अगर मेरे पास कोई क्यूब है, ये मेरे पास क्या है, कोई क्यूब है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा कि भाई इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, इस क्लोज सरफेस का। बहुत सुंदर सा एरिया वेक्टर इसका देखते हैं। परपेंडिकुलर ऊपर इधर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड भी हो सकता है, परपेंडिकुलरली लेफ्ट भी हो सकता है, और परपेंडिकुलरली राइट में भी जा सकता है। तो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब आप बोलो कि सर इसके अंदर एरिया वेक्टर क्यों नहीं लेते हैं, अभी तो बोला था ओपन सरफेस में तो ऊपर नीचे दोनों तरफ लेके चलते हैं। तो भैया लेके तो इसमें भी चल सकते हैं, लेकिन सोच के देखो कि जो अंदर वाला एरिया वेक्टर होगा, ये परपेंडिकुलरली जो आउटवर्ड है ये एरिया वेक्टर है, तो एक इसके अंदर भी होगा। अरे ये इसकी सरफेस, ये पूरी क्लोज सरफेस है, लेकिन इसकी किसी एक सरफेस, टॉप सरफेस की बात करूं तो ये तो एक स्क्वायर से ही बनी होगी। ये भी अकेले स्पेस की बात करूं तो ये भी एक स्क्वायर ही तो था, ठीक है। तो इसका एक ये वाला एरिया वेक्टर इसके अंदर जो जा रहा है, और एक जो नीचे वाला सरफेस होता, इसके जो नीचे है सरफेस, ये वाला नीचे वाला जो सरफेस है, इसके अंदर से भी एरिया वेक्टर जा रहा होगा। तो होगा क्या मेरे बेटे, ध्यान से समझना, क्लोज सरफेस के जो इंटरनल एरिया वेक्टर होते हैं, जो अंदर वाले एरिया वेक्टर होते हैं, जैसे एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे, इक्वल अपोजिट होके कैंसल आउट कर लेंगे। जो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, एक दूसरे को अंदर वाले एरिया वेक्टर कैंसल आउट कर लेंगे। जो पीछे से आ रहा है, जो आगे से आ रहा है, इसके वाले एरिया वेक्टर ये कैंसल आउट कर लेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। तो बचे कौन से एरिया वेक्टर, यानी क्लोज सरफेस में मेन एरिया वेक्टर कौन से बचे, वही एरिया वेक्टर बचे जो आउटवर्ड नॉर्मल आपने लिए थे। अच्छा ये सर आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या है, आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ, नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर ये है, यानी सरफेस का नॉर्मल है। सरफेस ये है तो नॉर्मल ये है, सरफेस ये है तो नॉर्मल ये है, सरफेस ये है तो नॉर्मल ये है। इसका मतलब हमने समझा कि ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर अगर हम लेना चाहते हैं तो वो तो हम फ्री हैं लेने के लिए। कैसे फ्री है भैया, परपेंडिकुलरली अप, परपेंडिकुलरली डाउन। लेकिन एक क्वेश्चन में एक ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ओपन सरफेस के लिए कंसीडर करनी पड़ेगी। और क्लोज सरफेस की अगर बात करें तो भैया अंदर वाले तो एरिया वेक्टर होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो कैंसल आउट कर लेते हैं एक दूसरे को, ऊपर नीचे से, इधर उधर से, लेफ्ट राइट से कैंसल आउट कर देंगे। तो क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर कौन सा होता है, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर द क्लोज्ड सरफेस। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर बनाना है तो आउटवर्ड नॉर्मल को ही लेना पड़ेगा। इफ यू आर टेकिंग आउटवर्ड नॉर्मल एज द एरिया वेक्टर, सो इट इज द closed surface, and if we are taking inside also area vector is not cancelling out, so we can say that surface might be open surface। यानी closed surface के area vector अंदर वाले, मेरे साथ में बोलना पड़ेगा आपको बेटा, मैंने क्या बोला कि जो क्लोज सरफेस के इंटरनल एरिया वेक्टर होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बोलो बोलो क्या कर लेते हैं, सही बोला, कैंसल आउट कर लेते हैं। और आउटवर्ड वाले नहीं कर पाते कैंसल आउट, तो आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर द क्लोज सरफेस। यानी अगर क्लोज सरफेस है तो बाहर वाले एरिया वेक्टर ही कंसीडर करने हैं, अंदर वाले होते ही नहीं है, कैंसिल कर लेते हैं एक दूसरे को। आगे बढ़ें, इस बात में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है भाई। तो हमने ओपन सरफेस क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर देखने की कोशिश करी। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें एरिया वेक्टर समझ में आ जाए कि कैसे कैसे एरिया वेक्टर लिए जाते हैं। तो आइए मिलके देखिएगा। ओपन सरफेस क्लोज सरफेस के एरिया वेक्टर कैसे लिए जाते हैं। जैसे मान के चलो अपन ने क्या बनाया, अपन ने क्यूब बना लिया। क्या बना लिया बेटा, एक क्यूब बना लिया। तुमको आता है क्यूब बनाना? अरे सर बचपन से तो यही बनाया है। देखो भैया ये डिब्बा बंद है, ये बन गया अपने पास एक क्यूब। इसको नाम दे देते हैं आप चाहो तो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और कहीं छूट तो नहीं गया, कंप्लीट नाम हो गया। चलो अब ध्यान से देखना,
अब मैं अगर इसका एरिया वेक्टर बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो कैसे बनेगा? ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ये होगा जी, बिल्कुल होगा। इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर बिल्कुल ये होगा जी, बिल्कुल सही है। नीचे वाली का ये होगा एरिया वेक्टर, इधर वाली का ये होगा एरिया वेक्टर, और आगे वाली सरफेस जो होगी उसका एरिया वेक्टर किधर आ रहा होगा? बाहर की तरफ आ रहा होगा, और अंदर वाले का उस तरफ जा रहा होगा। अब बोर्ड के पीछे तो ना तुम देख सकते ना मैं देख सकता, तो पीछे वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर जाएगा उसको क्रॉस से शो कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात जानते हो, डॉट और क्रॉस का मतलब जानते हो मेरे बेटे? डॉट और क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? सर डॉट का मतलब होता है जिससे लिखते हैं, क्रॉस का मतलब होता है तो जीरो क्रॉस हम खेलते हैं, वो तो होता ही है। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है तो वो देखना हमको कंपलसरी है। तो देखो, डॉट अगर ये बनी हुई है तो डॉट का मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर आ रही है, या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड आ रही है, ठीक है। और अगर क्रॉस बना हुआ है तो सर क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड जा रही है, या परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है। ये क्रॉस का मीनिंग है और ये डॉट का मीनिंग है। आप चाहें तो मैं इसको नोट भी कर देता हूं। डॉट का मीनिंग क्या है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। और क्रॉस का मीनिंग क्या है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलरली इनवर्ड होता है। बिल्कुल सही सोचा। तो ये अगली बात थी इसमें, जिसमें हमने ये सीखा कि एरिया वेक्टर जो होता है क्लोज सरफेस का किस तरीके का होता है। इसको बनाओ फिर आगे बढ़ें। तो ये इसके हमने क्या बना लिए? एरिया वेक्टर बना लिए। अच्छा, अब क्या बनाएं? तो एरिया वेक्टर हमें ये समझ में आ गया, क्लोज सरफेस का कैसे बनता है, ओपन सरफेस का कैसे बनता है। मान के चलो आपके सामने स्फेयर आ जाए तो स्फेयर, अब सर बोर्ड पे बनाओगे तो रिंग बना लो या स्फेयर बना लो, वो तो एक ही जैसा लगता है। लेकिन चलो एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास मान के चलो एक सर्कल है जिसका रेडियस मेरे पास कितना है? r। एक सर्कल था जिसका रेडियस मेरे पास r है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो सकता है? या तो एरिया वेक्टर आप ऊपर की तरफ ले सकते हो इसका, ठीक है, या आप चाहो तो एरिया वेक्टर इसका नीचे की तरफ भी ले सकते थे। लेकिन अगर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, न्यूमेरिकल को सॉल्व करें और ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर लेना हो तो इनमें से किसी एक ही डायरेक्शन को एरिया वेक्टर कंसीडर करना उस पूरे क्वेश्चन में। बदल दोगे या बार बार चेंज करोगे, आंसर विल ऑल्सो चेंज, मार्क्स विल ऑल्सो चेंज इन द पेपर, ठीक है। तो एक डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे एरिया वेक्टर के रूप में। और अगर मान के चलो मेरे पास कोई स्फीयर होता, जैसे इसी सर क्वेश्चन का एरिया वेक्टर निकाल के तो देखें, अगर ये रेडियस r है, इसका एरिया वेक्टर ये है, तो कैसे लिया जाएगा? पहले तो ये जो सर्कल है कैसे रखा हुआ है? ये ऐसे रखा हुआ है, ये इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से। तो अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर क्या है? या तो ऊपर या इसके नीचे। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर अगर मैं जानता हूं तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है भैया? स्क्वायर का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। और एक बात आप बताओ, अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसके यूनिट वेक्टर को कैसे शो करते हो? बिल्कुल सही बोल रहे हो, आई कैप से करते हैं। और अगर वो नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसके एरिया वेक्टर को कैसे? अगर वो y एक्सिस में जा रहा होगा ऊपर की तरफ तो क्या कंसीडर करोगे? साहब जे कैप कंसीडर करते हैं सर। और अगर नीचे जा रहा होगा तो माइनस जे कैप कर लेंगे भाई। और अगर z डायरेक्शन में आपकी तरफ आ रहा होगा तो क्या कंसीडर करोगे? प्लस के कैप। और अगर मेरी तरफ आ रहा होगा तो माइनस के कैप। ये हम बात अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। तो अब देखना है इसमें, ये पाई आर स्क्वायर क्या है? अगर इसका रेडियस r है तो पाई आर स्क्वायर तो इसका मैग्नीट्यूड है एरिया का, और डायरेक्शन क्या है? ये है जे कैप में, जे कैप। और कोई बच्चा मान के चलो क्वेश्चन में इस तरीके से नीचे ले बोले मैं तो यही लूंगा एरिया वेक्टर, तो भैया ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन इधर लिख जाएगा माइनस का जे कैप, माइनस जे कैप, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। अब क्या करें? तो ये हमने एरिया वेक्टर को सीख लिया।
हमने ओपन सरफेस सीखी, हमने क्लोज सरफेस को सीखा, ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर समझा, क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर भी समझ लिया। अब क्या समझना है साहब? अब जब एरिया वेक्टर समझ चुके हैं तो अब अगली बात आती है कि कुछ क्वेश्चंस जरा देखते हैं, एरिया वेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एरिया वेक्टर कैसे कैसे बनेगा। तो जैसे मान के चलो मैंने आपको एक स्क्वायर दे दिया, मैंने यार रेक्टेंगल मान लो, इसको स्क्वायर का रेक्टेंगल ही मान लो। ये जो है इसकी ये है, ये ए, और ये जो इसकी विड्थ है वो मान के चलो बी है। ठीक है भैया, अब इसका एरिया वेक्टर बताना है अपने को, कैसे बताएंगे? तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? या तो ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की ले सकते हैं, या आप चाहो तो ये वाली डायरेक्शन भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन में किसी एक डायरेक्शन को ही लेके चलना है, ये जानते हैं। तो कैसे लिखेंगे एरिया वेक्टर को? इसको लिखेंगे, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू विड्थ, तो ए इंटू बी हो गया। ठीक है, और अगर इधर जा रहा है तो इसको आई कैप लिख देंगे, और अगर इधर जा रहा है तो इस एरिया वेक्टर के इस वाले को क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी, और ये माइनस का आई कैप हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये माइनस का आई कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हमने सीख लिया एरिया वेक्टर निकालना। अब मान के चलो एक क्यूब का एरिया वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। एक मेरे पास मान के चलो क्यूब होता तो क्यूब का एरिया वेक्टर कैसा होता, आइए देखते हैं उसको। ये है मेरे पास एक सुंदर सा क्यूब बना दिया अपन ने। क्या बना दिया? एक क्यूब बना लिया। वीडियो को पॉज कर करके आप नोट भी कर सकते हैं प्रेम पूर्वक। ये बना लिया अपन ने क्यूब। अब देखो एरिया वेक्टर कैसे बनाए। तो पहले इसकी लेंथ को मान लो, ये लेंथ है L, ये है इसकी चौड़ाई मान के चलो B, और इसकी जो हाइट है वो है H। ये अपन ने तीनों चीज़ें, तीनों डायमेंशन इसकी नोट कर ली हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट, ये अपने पास कोई बढ़िया बेहतरीन सा क्यूब था, इसका एरिया वेक्टर अपने को लिखना था। तो हम जानते हैं सर, अभी तो आपने सिखाया क्लोज सरफेस है ये, और क्यूब क्यों क्लोज सरफेस होता है, एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस। जी बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो इसका ऊपर वाली सरफेस, इसको कुछ नाम दें क्या? वैसे ही समझ में आ रहा है अपने को। अगर इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर लिखना होता तो क्या होता? ऊपर की तरफ होता साहब, ये होता एरिया वेक्टर इसका। ठीक है, और इसके एरिया वेक्टर को कैसे लिखते? तो देखो एरिया वेक्टर क्या होता है इसका, हम जानते हैं। इस सरफेस का एरिया क्या होगा? इस सरफेस का एरिया, अरे एक ऊपर वाली सरफेस तो रेक्टेंगल है, वो सॉरी स्क्वायर है। अच्छा ये मैंने क्यूबॉइड बना दिया है, ये सॉरी क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। तो इस क्यूबॉइड का एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? ये मेरे पास, ये इसकी जो लेंथ है L और इसकी जो विड्थ है वो B, यानी L इंटू B, और ऊपर जा रहा है तो J कैप लगा देंगे। ये इसका एरिया वेक्टर हो गया भाई साहब। अब बोले हम इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर अगर अपने को पता करना है, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा साहब? इधर होगा एरिया वेक्टर इस वाले का, ये बना दिया। आउटवर्ड नॉर्मल इज द एरिया वेक्टर डायरेक्शन फॉर क्लोज सरफेस, तो ये बना दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? बताओ कैसे लिखेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? B इंटू H, ये हो जाएगा B इंटू H, और ये आई कैप में जा रहा है। ये इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया भाई साहब। अब बोलो किस वाली का लिखे? नीचे वाली का लिख के देखते हैं। नीचे वाली का इसका एरिया वेक्टर क्या होगा साहब? नीचे की तरफ जा रहा होगा इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर। क्या लिखेंगे? अरे बोलो, इसका हो जाएगा L इंटू B, और ये हो जाएगा माइनस का J कैप, माइनस का J कैप। साहब नीचे जा रहा है, ऊपर LB ऊपर था, लब हुआ, बिल्कुल हुआ। अब क्या करें? अब इधर वाली सरफेस का लिख के देख लेते हैं। इधर वाली सरफेस का भैया इधर आ जाएगा एरिया वेक्टर, और मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये B और ये H, तो BH, और ये क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप BHK, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के फ्लैट सुने होंगे आपने। जी बिल्कुल सुने हैं साहब। तो BH माइनस आई कैप, तो इतनी सरफेस का एरिया वेक्टर तो हमने लिख के देख लिया। अब बात, अभी इसमें दो सरफेस बच रही हैं, तुमको मालूम है कैसे? एक आगे है एक पीछे है, तो आगे वाली को मैं डॉट से शो कर दूंगा, और डॉट का एरिया वेक्टर कैसे लिखूंगा? आगे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा L इंटू H, तो L इंटू H, और ये हो जाएगा
के कैप। और अगर पीछे की तरफ एरिया वेक्टर लोगे, पीछे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर लोगे, तो वो भी साफ क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा L इंटू एच, लेकिन माइनस का के कैप। ये हो जाएंगे इतने एरिया वेक्टर इस क्यूब के लिखे जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, साहब ये 6 एरिया वेक्टर कैसे आ गए इस क्यूब के? अरे भाई गिन के देखो, जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस रूम में आप बैठे हो, या तो वो स्क्वायर होगा, सॉरी या तो वो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा। क्यूब होगा तो आउटवर्ड नॉर्मल इधर वाली दीवार का, इधर वाली दीवार का, इधर वाली दीवार का और पीछे वाली दीवार का, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे, इसके एरिया वेक्टर इस तरीके से लिखे गए। तो हमने लिख दिए। किसी भी क्यूब में 6 सरफेस हो सकती हैं, क्यूबॉइड में भी 6 सरफेस हो सकती हैं जी, बिल्कुल होती हैं। तो हमने इसका एरिया वेक्टर से आपको सिखाने की कोशिश की है कि किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे नोट किया जाए। तो ये सीख गए। अब क्या सीखना है साहब? अब आगे अगली बात सीखनी है। तो हमें एरिया वेक्टर लिखने का तरीका समझ में आ गया है, एरिया वेक्टर का तरीका अपने को समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है साहब, यानी हमने एरिया वेक्टर को सीख लिया। अब एक चीज़ समझें कि अगर हमें कोई ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस को क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करना है, जैसे कन्वर्जन हमें करना है, क्या करना है? कन्वर्जन करना है। किस चीज़ का? कन्वर्जन ऑफ ओपन सरफेस, ओपन सरफेस टू क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस को क्लोज्ड सरफेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भैया ओपन सरफेस को क्लोज सरफेस में कन्वर्ट? बहुत आसान है, सिमेट्रिसिटी से। कैसे? जैसे मान के चलो, पहला अगर स्क्वायर होता, स्क्वायर तो ओपन सरफेस है साहब, तो इसकी क्लोज सरफेस क्या बनाओगे? अरे क्यूब के ऊपर क्यूब के ऊपर क्यूब के ऊपर क्यूब जोड़ते, सॉरी स्क्वायर के आगे पीछे ऊपर नीचे जोड़ दो तो बन जाएगा क्यूब। यानी स्क्वायर की क्लोज सरफेस क्या होगी? बिल्कुल क्यूब होगी। दूसरी बात देख लें, रेक्टेंगल अगर होगा तो सर, रेक्टेंगल होगा तो क्या होगी हमारे पास क्लोज सरफेस? भैया रेक्टेंगल होगा तो क्यूबॉइड हो जाएगी। अगर रेक्टेंगल होगा तो क्यूबॉइड हो जाएगी, ठीक है। अगर मान के चलो तीसरा मेरे पास रिंग हो, रिंग अंगूठी, शादी वाली, हर लड़का चाहता है कि शादी हो जाए और अंगूठी हमें मिल जाए, जो लड़की पहनाएगी ना रिंग सेरेमनी में, वही वाली। लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ाई करोगे तभी छोकरी मिलेगी। तो रिंग, रिंग से क्या बनाया जा सकता है? रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग जोड़ते चले जाओ तो स्फीयर बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। अच्छा, और भी क्या बनाया जा सकता है? अगर बड़ी रिंग छोटी रिंग छोटी रिंग और छोटी तो स्फीयर बन जाएगा। दूसरा तरीका, रिंग के आगे रिंग के आगे रिंग के आगे रिंग के आगे रिंग 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 जोड़ते चले जाएं, बराबर की रिंग हो तो क्या बन जाएगा भैया? सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। क्या सर वो घर में आता है सिलेंडर वही वाला? वैसा ही तो शेप होता है सिलेंडर का, बिल्कुल साहब वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेंडर बन जाएगा, स्क्वायर का क्यूब बन गया, रेक्टेंगल का क्यूबॉइड बन गया, रिंग का स्फीयर भी बन सकता है और ये सिलेंडर भी बनाया जा सकता है। अब किसका बनाएं? अब अगर हमें क्लोज सरफेस लेनी है तो आप सोच के देखो, सिमेट्रिसिटी का ही मैंने इसमें यूज किया हुआ है, सिमेट्रिसिटी का मैंने यूज किया है। तो अगर मान चलो सॉलिड स्फीयर बनाना है, सॉलिड स्फीयर, तो रिंग की जगह डिस्क ले लो। डिस्क, कौन सी डिस्क? डिस्क मतलब थाली जिसमें खाना खाते हो, या सीढ़ी जैसा मान लो, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर एक लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओगे तो क्या बन जाएगा? उससे सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। उससे रिंग लोगे तो हॉलो स्फीयर बनेगा, जैसे हम स्फेरिकल शेल के नाम से भी जानते हैं। और अगर डिस्क लोगे तो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, ठीक है भैया। तो ये बात हमें सारी समझ में आ गई, ओपन सरफेस को क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करने का तरीका हमें समझ में आ चुका है। इसको मिटा देते हैं। तो ओपन सरफेस समझ गए, क्लोज सरफेस समझ गए, कन्वर्जन भी समझ गए कैसे लिया जाता है। अब क्या करें? अब आगे की कहानी करें, आगे की कहानी को समझें और समझिएगा अगली कहानी, कहानी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसकी कहानी सीखना है अपने को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अब बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? बोलना पड़ेगा साथ में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो साहब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहली चीज तो
फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं साहब? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, क्या चीज़ होती है ये? तो मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक मतलब क्या बिजली है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक का मीनिंग है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अच्छा, फ्लक्स का मीनिंग क्या है? फ्लक्स का मीनिंग है काउंटिंग करना। क्या करना? काउंटिंग करना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गिनती गिनना। अच्छा, किसकी गिनती गिनोगे? किसकी गिनती गिनोगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की गिनती गिनेंगे। क्यों गिनेंगे भैया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की? क्योंकि गॉस लॉ सीखना है कि नहीं सीखना? अगर हमें गॉस लॉ सीखना है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की गिनती हमें करनी पड़ेगी। किसकी गिनती करनी पड़ेगी साहब? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की गिनती गिनेंगे। तो कैसे गिनेंगे? कि किसी भी क्लोज सरफेस से, मैंने क्या बोला, किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो जाती हैं, यानी किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी। अब उसी की गिनती गिनने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जी बिल्कुल बोलते हैं। तो हम काउंटिंग करेंगे किस चीज़ की? कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास हुई किसी क्लोज सरफेस से। मान के चलो किसी क्लोज सरफेस से 5 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो गई, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये तो सर समझ में आ गया, लेकिन एक बात ये बताओ कि फिजिक्स की लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे समझेंगे? फिजिक्स की लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे समझेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो साहब वेक्टर क्वांटिटी होती है। बिल्कुल होती है भाई। और सर अभी आपने थोड़ी देर पहले सिखाया कि एरिया भी तो वेक्टर क्वांटिटी होता है स्मॉल सरफेसेस के लिए, तो एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो 2 वेक्टर क्वांटिटी अगर मेरे पास दी जाएं और हमने बोला कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो स्केलर है, जी ये भी स्केलर है, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई कि 2 वेक्टर क्वांटिटी हैं और चाहते स्केलर हैं, तो उन 2 वेक्टर क्वांटिटी के साथ कुछ कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, वो कुछ कुछ क्या करेंगे? तो कुछ कुछ हमने 11th क्लास में 2 बातें सीखी थी, ठीक है। कौन सी 2 बातें सीखी थी? कि एक तो पढ़ाई कठिन है, दूसरी अपने से नहीं होने वाली है। ये नहीं मेरे लाल, हमने ये सीखा था कि 2 वेक्टर क्वांटिटी अगर दे दी जाएं तो वेक्टर क्वांटिटी के 2 टाइप के प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से कर सकते हैं भाई? सबसे पहला डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर 2 वेक्टर तुम्हारे सामने दे दिए जाएं, एक बोल दिया जाए ए वेक्टर है, एक बोल दिया जाए बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर हमने क्या कर दिया? डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या कर दिया? अगर हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो आंसर जो आएगा, जो उनका आंसर आएगा, यू आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ योर पेरेंट्स, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पेरेंट्स। आप भी तो अपने माता पिता के प्रोडक्ट ही हो, बड़े लाड़ दुलार से आपको पाला गया है, पोसा गया है और बड़ा किया गया है, तो भैया कुछ करके भी तो दिखाओ। तो इसी तरीके से जैसे 2 वेक्टर अपने को दे दिए जाएं और बोला जाए कि इनके साथ कुछ कुछ करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर करोगे तो आंसर क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आएगा साहब आंसर? अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे भैया तो आंसर वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर वेक्टर आएगा। अच्छा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो ए क्रॉस बी, तो क्या आंसर आएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। उसकी बात आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ काम आने वाला है। माइंड में चलने तो लगा होगा कि हाँ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एरिया वेक्टर है। क्या क्या है? एक तो अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या है? एरिया वेक्टर। अच्छा, 2 चीजें हैं, वेक्टर हैं और हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्केलर चाहिए। भाई साहब गिनती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की करनी है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई किसी क्लोज सरफेस से। तो क्या करें उसमें? तो उसमें अपने को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के साथ कुछ कुछ किया है, और वो कुछ कुछ क्या किया है? वो डॉट प्रोडक्ट किया गया होगा। तो बहुत ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? तो फाई का मतलब होता है काउंटिंग ऑफ, ये नोट कर लिया होगा आपने, आई थिंक सो, ये नोट कर लिया मेरे बेटे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है? तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग या क्रॉसिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, या ओपन सरफेस भी ले सकते हो भाई, क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस, या ओपन सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस, पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाई, फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अच्छा, क्या ये डेफिनेशन बोर्ड में लिख सकते हैं? भैया काई के लिए लिखवाई, इसीलिए तो लिखवाई है कि भाई काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस इज कॉल्ड फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? दूसरी डेफिनेशन बोलो, आपको बोलना पड़ेगा क्या होगी दूसरी डेफिनेशन। बिल्कुल सही सोचा। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि डॉट प्रोडक्ट, सुनना ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर ऑफ गिवन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विथ गिवन सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ अगर कर दिया जाए तो जो मिल जाए उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एरिया वेक्टर ऑफ द गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ गिवन सरफेस। अच्छा, तो जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, आइए मिलके समझते हैं कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे और कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे सामने निकल के आएगा। कैसे डॉट प्रोडक्ट किया जाए और कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाए, तो उसको ध्यान से समझा जाए। आइए देखिए, जैसे मान के चलो अपने को क्या दे दिया गया, अपने को ये बोला गया कि भाई साहब अपने पास ये स्क्वायर था, जैसे ऐसे ले लो, ये अपने पास क्या था मेरे बेटे, अपने पास ये स्क्वायर था। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, फोकस कॉन्सेंट्रेट लूज मत कर देना। ठीक है, हमने बोला ये स्क्वायर है, इसका एरिया वेक्टर साहब ये है, इसका एरिया वेक्टर ये है, ये इसका क्या है, एरिया वेक्टर है। और मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दनदनाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड चली जा रही थी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से शो करते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, बिल्कुल होती है साहब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा ये है थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, थीटा क्या है भाई साहब बोलो, थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला जो सुंदर सा एंगल है वह है थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा साहब? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे लिखेंगे भाई साहब, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा भैया, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो फाई इक्वल्स टू मैंने बोला ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट को? जी बिल्कुल जानते हैं। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ई वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, बोलो हाँ आता है, बिल्कुल आता है साहब। तो फाई इक्वल टू ई, क्या मॉड को हम बार बार ही इस तरीके से बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, बार बार नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो ये अपने पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने।
अब आगे देखिए, समझिएगा बहुत ध्यान से। तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू जो कॉस थीटा है। अब मान के चलो सरफेस बहुत छोटी है, लल्लू सी सरफेस है, डिफरेंशियल सरफेस है बेचारी। कैसी सरफेस है? डिफरेंशियल सरफेस है, छोटी सी सरफेस है। जैसे मान के चलो अपन ने छोटी सी ऐसी सरफेस ले ली, ये छोटी सी सरफेस ले ली, अपन ने बोला कि इसका जो एरिया वेक्टर है, जब सरफेस छोटी है तो छोटू सरफेस तो छोटू एरिया वेक्टर, यानी इफ द सरफेस इज डिफरेंशियल, इफ द सरफेस इज छोटी, देन वी टेक द छोटू एरिया वेक्टर। कैसा एरिया वेक्टर लोगे? छोटू एरिया वेक्टर ले लो। अरे छोटू एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है भैया? डिफरेंशियल एरिया वेक्टर। तो उसको मान लो ये मेरे पास है डीए वेक्टर। कौन सा वेक्टर? डीए वेक्टर, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, तो इनके बीच में एंगल अगर थीटा बनता है तो क्या करें? तो फ्लक्स लिखें फ्लक्स। तो जब सरफेस छोटी तो डिफरेंशियल फ्लक्स लेंगे, तो फ्लक्स भी छोटा, तो छोटा फ्लक्स लिख दिया डी फाई यानी डिफरेंशियल फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ठीक है। अगली लाइन में क्या करेंगे? ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। जी बिल्कुल साहब, ऐसा कर दिया अपन ने। अब क्या करें बताओ? अब टोटल भी तो निकालेंगे, ये छोटू ही बना रहेंगे, छोटू को बड़ा भी तो करेंगे। जब छोटू को बड़ा करेंगे, जब डिफरेंशियल को हटाना होता है तो इंटीग्रेशन को लेके आते हैं। अरे भाई क्यों लेके आते हैं? अरे इंटीग्रल डिफरेंशियल, एक कायदे की बात बताऊं, पते की बात बताऊं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के घोर विरोधी होते हैं। अच्छा, घोर विरोधी होते तो क्या करेंगे? तो एक साथ अगर आ जाएंगे कैंसल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के घोर विरोधी, अगर एक साथ आ गए तो क्षमाक्षम कर देंगे एक दूसरे को। अच्छा, क्षमाक्षम कर देंगे तो कर दीजिए क्षमाक्षम। तो देखो कर देते हैं, हमने डिफरेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन लगा दिया, अरे ये क्षमाक्षम हो गया। इंटीग्रल डिफरेंशियल एक साथ आ गया तो क्षमाक्षम कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? फाई टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। ये आ गया। टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो फाई टोटल हो जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल है। किस किस के बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इसको भी नोट कर दीजिए, ये काम की बात है, ये नोट कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये चीज़ सीख ली। अब क्या सीखें साहब? अब कुछ और नई बात करेंगे। नई बात क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कुछ केस देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। कैसे देखें केस? जैसे अभी तक देखा वैसे देखें, आंखों से देखें। भगवान ने दो आंखें दी हैं आपको सुंदर सी, तो उन आंखों से देखें। जो भगवान ने आपको सुंदर सी दो आंखें जो दी हैं, उन सुंदर सी आंखों से देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखोगे वो उसी तरीके से देखा जाए जैसे अभी तक देख रहे थे। तो देखो, मान के चलो केस 1 ले लिया अपन ने। क्या कर लिया? केस 1 ले लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। केस 1, तो क्या केस 1 ले लिया? केस 1 में हमने बोला कि मान के चलो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाए तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कितना एंगल बनता है? 180। बेवकूफ़ हो बिल्कुल, 0 बनता है। अरे सर बेवकूफ़ नहीं, हम 0 ही बोल रहे थे, आपको सुनाई नहीं दे रहा था। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है और यही एरिया वेक्टर ऐसा हो जाए तो कितना ही एंगल बन जाएगा? थीटा 0 डिग्री बनता है। और वी कैन से थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री अगर है। थीटा कैसा है? 0 डिग्री है। तो भैया क्या करें? तो फाई इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो फाई आ जाएगा ई इंटू और ए, ये हो जाएगा वैल्यू। और यही मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। यही क्या कहलाती है? इट इज कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा साहब, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है? बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू है। अगला केस देखें तो क्या करें? देखें जरा केस, दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में अगर ऐसा हो जाए
दूसरे केस में ऐसा होगा कि मान के चलो केस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, केस 2 में क्या हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए एरिया वेक्टर के। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए एरिया वेक्टर के। तो क्या करेगा? अरे थीटा 0 डिग्री है भैया, इसमें क्या नहीं, थीटा 90 डिग्री है। अरे साहब, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में तो 90 का एंगल बनता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा बरोबर 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू बोलना पड़ेगा 0, बिकॉज यू आर हीरो। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? E इंटू ए इंटू कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो फाई हो जाएगा 0, यानी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर है ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला केस देखा जाए, केस 3 में हमने बोला, क्या बोला हमने ये बोला केस 3 में भाई साहब, हमने ये बोला कि भैया अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, इफ थीटा बिकम्स 180 डिग्री, व्हाट डज इट मीन? इट मीन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एरिया वेक्टर अगर इधर है तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा 180 है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाए? फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस 180। सर cos 180 की वैल्यू तो -1 होती है, अरे तो फाई कितना आ जाएगा भैया मेरे? -e इंटू ए, ये आ गया। और ये कैसा होता है? इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू है। तो हमने इसमें क्या सीखा? हमने इसमें ये सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है? काउंटिंग है। किसकी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। कब? जब वो किसी एरिया वेक्टर से पास होती हो या किसी क्लोज सरफेस से पास होती हो, ओपन सरफेस से पास होती हो, उसकी गिनती गिन लेंगे, वो एरिया वेक्टर। डिफाइन कैसे करेंगे? बोलो डिफाइन कैसे करना पड़ेगा? डिफाइन करना